संख्या पद्धति। इसमें हम पढ़ेंगे प्रमेय संख्या। पहला वो खुद ही कर रहे हो, अब वो देखना है नंबर। प्रमेय संख्या रेशनल नंबर, ठीक है। तो डिफाइन परिभाषा, डिफाइन यानी परिभाषा। वह संख्या जो P/Q से निरूपित की जाती है, तो और आगे ले आऊंगे, हाँ वहाँ तक वो आती है जहाँ PQ पूर्णांक है एवं Q not equal to 0, तो प्रमेय संख्या कहलाती है। अभी ऐसे रेट क्यों प्रमेय संख्या कहलाती है। दूसरा प्राकृत संख्या, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं इसको, प्राकृत संख्या। ये क्या होती है, इसे n से प्रकट करते हैं और यह 1 2 3 4 5 ये प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहलाती है और उसे हम n बराबर 1 2 3 4 5 से निरूपित करते हैं, ठीक है। तीसरा पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में लिखते हैं होल नंबर। इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें 0 आ जाती है, 1 2 3 नहीं, और चौथा पूर्णांक, संख्या इसको Z से प्रदर्शित करते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर कहते हैं। और ये एक संख्या होती है। यह बीच में 0 रहता है, शून्य से करेंगे तो यहाँ 1 2 3 और ये 4 5 10 फिर यहाँ पे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 और ऋण 5। ये पूर्णांक है, इसको इंटीजर से प्रदर्शित लिखते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, और Z अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। और पूर्ण संख्या को होल नंबर है। तो हमने अभी क्या देखे कि प्रमेय संख्या वह होती है जो P/Q से निरूपित करते हैं। और उसके उदाहरण आप इसको लिख सकते हैं उदाहरण में, उदाहरण यानी एग्जाम्पल, जैसे 2/3 है, 5 है,
4 है, ये लिख सकते हैं किसको, पूर्णांक संख्या। तो परिमेय संख्या कोई बटे वाली राशि है, मगर बटे की संख्या का क्या है, जीरो नहीं आना चाहिए। यानी कहाँ लिखा है जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये लिखा है पी नॉट क्यू इज, ये मेन है। हर राशि जो है नीचे डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं रहेगी, और पी अपान क्यू, तो ये जितनी सब परिमेय संख्या है, 1 2 3 4, ये सब क्या है, परिमेय संख्या नहीं, रैशनल नंबर है ये। और होल नंबर में शून्य ऐड हो जाता है। और इसमें पूर्णांक में क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। ये सब पॉजिटिव है, ये प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप से समझ लेना है। ठीक है, तो इस अध्याय में इतना ही समझना आपको। अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे, प्रश्नों के हल करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1, एक्सरसाइज 1.1 ये सी है। पहला, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? कैसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं? अब ये बोल रही है, क्या लिखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या पी अपान क्यू रूप में लिख सकते हैं? आंसर, तो शून्य क्या है, तो अपन लिखेंगे जीरो, ये एक परिमेय संख्या है। जो एक परिमेय संख्या है, इसे 0/1 यानी पी अपान क्यू को इक्वल टू पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। एक कंप्लीट एक प्रश्न हो चुका है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखते? तो जीरो एक परिमेय संख्या है, इसे 0/1 लिखते हैं। तो ये 1 क्या है, जीरो, इसका मतलब ये यहाँ पर एक जो है वो क्यू, एक जो है नॉट इक्वल टू 0, ये ऐसा, इसलिए इसको परिमेय संख्या कहेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तीन और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो।
तो 3 और 4 से फिर 3 परिमेय संख्या, एक मिनट, सॉरी 6 है यहाँ। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या याद करना है। तो इनके बीच में 3 और 4 के बीच में करना है, तो 3 शुरू में लिखेंगे और 4 उधर लिखेंगे। और परिमेय संख्या निकालने के लिए हम यहाँ क्या संख्या है, 6 संख्या कितनी लिखी है, 6। इसमें अपन 1 जोड़ देंगे तो 6 + 1 = आएगा 7। तो ये n = संख्या होगी, 1 जोड़ देते हैं 7। अब 3 और 4 को में 7 का गुणा और भाग देना है पर 3 और 4 में, अब यहाँ के की जगह में आ जाएगा 7 का गुणा और 7 से भाग देने पर। मैं एक बार लिख सकता हूँ, मैं दोबारा इसलिए लिखा है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता 3 और 4 में 7 का गुणा और 7 से भाग देने पर। तो पहला पार्ट यह है 3 है, तो 3 में क्या कर देंगे अपन, ये 7 से गुणा कर दिए और 7 से भाग दे दिए। और यहाँ पे दूसरी कौन सी है, 4 में 7 से गुणा करें और 7 से भाग दे दिए। तो 3 साथे क्या हुआ, 21/7 और 7 को 28/7, ये तो ये 21 है। अब इनके बीच में करना है अपन को, तो इसमें 21 के बाद क्या आएगी, तो 6 परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 6 परिमेय संख्या। 21 के बाद क्या आएगा, 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और फिर क्या आएगी, 27/7। ये आंसर आ गया, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, कितनी 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इसमें क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है कि हाँ, तो 0/1 के रूप में ले जाती है। अब 3 और 4 के बीच 6, तो 6 में अपन 1 जोड़ देंगे, तो n क्या हो जाएगा, 7। 3 और 4 के बीच में 7 से गुणा और 7 से भाग देंगे। तो 3 में गुणा करें तो 3 × 7/7 और 4 × 7/7, 3 7 21/7 और 4 7 28/7। तो इनके बीच में क्या आएगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26। इस प्रकार से ये उत्तर आ गया आंसर। ये अब नेक्स्ट, नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। अब 3/5 हो गए और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या याद करना है। जो प्रश्न अपन ने इसके पहले करे सेम वैसे ही है, सिर्फ अंकों में परिवर्तन है। 3/5 और यहाँ 4/5 है, ठीक है। तो इसके लिए हमको फिर n क्या है, यहाँ संख्या कितनी दी अपन को, संख्या कितनी निकालना है, 5। इसमें अपन n बराबर 1 जोड़ देंगे तो 5 + 1 बराबर कितना हो गया, 6। अब
क्या करना है, 6 से गुणा 3/5 में 3/5 और क्या आएगा 4/5 में 6 से गुणा और भाग देने पर। यहाँ पे आप लिख सकते थे 6 से गुणा और 6 से भाग, एक बार में लिख दिया मैंने। करिए आप 3/5 और मल्टीप्लाइड कितना हो गया 6 और कितना है 4/5 गुणित कितना हो गया 6/6। तो 6 तीर क्या हो गया 18/5 और 6 चौक 24/30। यहाँ पे 6 रह गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30। यहाँ से 6/6 का गुणा कर दी 3/5 में 4/5 6/6 तो 24/6। अब इसलिए 6 संख्या 5 परिमेय संख्या निकालना, तो 5 परिमेय संख्या तो 18 के बाद क्या आएगा 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30 और फिर क्या आएगा 23/30। तो इस प्रकार हम देखेंगे 5 हो गई 1 2 3 4 5 कंटिन्यू रहेगी। तो अपने को 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी 5 परिमेय संख्या यानी 5 रैशनल नंबर टू फाइंड। अब यहाँ 3/5 में 6/6 का मल्टीप्लाई कर दिए एंड 6/6 मल्टीप्लाई, तो 3 6 या 18/5 से 30, 4 6 या 24/30। अब इसके बीच में क्या आएगा 5 3/5 में इन बिटवीन दैम रैशनल नंबर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30। बाहर कंप्लीट हल हो गए, 3 सवाल हो गए। अब चौथा प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाला है, यानी एक ऑब्जेक्टिव है ट्रू एंड फॉल्स वाला। ये चौथा, अब ये लिखना है कि सत्य या असत्य बताओ। सत्य एवं असत्य सत्य असत्य कथन है क्या, कारण बताओ। ये कारण बताना है अपन को इसमें सत्य है। पहला क्या है देखिए, फर्स्ट प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये प्रत्येक
प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है कि असत्य? तो प्राकृत में अपन ने देखे थे कौन सी संख्या होती है, जो 1 2 3 4 हो, 5 6 डैश डैश धनात्मक रहती है, वो प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या में 0 लगा रहता है, मगर इसमें 0 के बाद प्राकृत नेचुरल नंबर है, तो प्राकृत संख्या वो भी होगी, तो उसको पूर्ण संख्या का ही दर्जा कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएंगे। इसलिए कथन क्या है, सत्य है। सत्य है, कथन सत्य है। अब कारण क्या है, क्योंकि जो प्राकृत संख्या को P/Q, प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 डैश, इसलिए यह एक पूर्ण संख्या है। ये प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या कहलाती है। वो क्या है, एक कथन के प्राकृत संख्या के बारे में बता रहा है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है जैसे 1/3 4 नहीं है, ये प्राकृत है, तो इसको कहेंगे हम। अब दूसरा कथन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अभी कथन सत्य है कैसा है, ये देखना। अब ये पूर्णांक बोल रहा है, पूर्णांक में कौन सी संख्या आती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी ऋणात्मक और धनात्मक। ये अभी आपको बताया था मैंने, पूर्णांक वाली संख्या ये वाली 0 1 2 3, ये धन वाली है, और इधर क्या आएगा, ऋण 1 ऋण 2। तो ये जो अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या होती है, तो पूर्णांक में नेगेटिव नहीं आता। पूर्णांक में क्या है, नेगेटिव आता है, मगर पूर्ण में नहीं आता, पूर्ण में 0 आता है। इसलिए ये कथन क्या है, यह कथन क्या है, यह कथन असत्य है। असत्य यानी क्या हो गया, फॉल्स। ये फॉल्स है। ये समझ में आ गया कि पूर्णांक जो है एक क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण होती ही नहीं, क्योंकि ये पूर्ण संख्या 0 से इधर होती है, इसमें आप पूर्णांक को ऋण 2 भी शामिल कर रहे हैं, इसलिए कथन क्या असत्य यानी फॉल्स है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसमें क्या लिखा है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। परिमेय कैसे कहते हैं, जो P/Q से निरूपित की जाती है, प्रदर्शित की जाती है, और वो पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या होती है, अभी बताया आपको, 0 1 2 3 होती है, और परिमेय क्या होती है, P/Q वाली होती है। तो इसलिए यह क्या है, असत्य कथन। क्या है, कथन क्या है, असत्य है। कन्हा यहाँ कथन लिख देते हैं, कथन असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। बस इतनी बार लिखना है तो और भी लिख सकते हैं, 2/3 है, वही च नहीं है। परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर यह असत्य है, और यहाँ भी पूर्णांक बोल रहा है तब भी असत्य, और यहाँ क्या है, सत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है।
तो आपको देखते हो ये प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट है, 1 2 3 से, ठीक है, और पूर्ण यह आता है। क्लियर। तो ये चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 यहाँ खत्म होती है। अब सेकंड एक्सरसाइज, अपरिमेय संख्या। अब चैप्टर का नाम है अपरिमेय संख्या। और इसका नाम है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ये इर्रेशनल नंबर। इसकी जो परिमेय मैंने लिखा था वह संख्या जो पी अपान क्यू के रूप में प्रदर्शित होती है, तो उसको पी अपान क्यू पे प्रदर्शित, उसको क्या है, परिमेय संख्या। अपन आर इक्वल टू भी कह सकते हैं, जैसे इसमें लिखा आर इक्वल टू पी अपान क्यू, तो आर को परिमेय संख्या, दोनों एक ही बात है, वो संख्या तो हो गया आर। अब यहाँ वही संख्या है, वह संख्या जो पी अपान क्यू के रूप में निरूपित नहीं की जा सकती, उसको क्या बोलेंगे अपन, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ क्या जाएगा, अपरिमेय संख्या जाएगी, ठीक है। तो उसको यही संख्या है पी अपान क्यू के रूप में 0 आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं डिफाइन, परिभाषा। ये परिभाषा है, क्या लिखेंगे, वह संख्या जो पी अपान क्यू के रूप में निरूपित नहीं की जाती, देखो यहाँ क्या लिखा, नहीं की जाती, और जहाँ क्या है, पी और क्यू, पी एंड क्यू क्या है, पूर्णांक है, और यहाँ भी वही लिखेंगे क्यू नॉट इक्वल टू क्या जाएगा, 0। तो इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। बस बिल्कुल सिंपल सी भाषा है, इसमें नहीं लगाना है। परिमेय में क्या सीधे और इसमें सिर्फ नहीं वर्ड लगाना। तो वह संख्या जो पी अपान क्यू के रूप में निरूपित नहीं की जाती और पी के पूर्णांक है क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब इससे एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल कौन सी आएगी, एग्जाम्पल यानी उदाहरण होते हैं। उदाहरण में क्या है, √2, √3, √4, ये इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको हम अपरिमेय संख्या कहलाती है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। अब इसमें प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2, यहाँ पर मैं संख्या में 1.2 1.2 का पहला प्रश्न है, वही है कथन सत्य असत्य। कथन सत्य है या असत्य।
कथन सत्य है या असत्य? ये सत्य यानी ट्रू, और ये असत्य यानी क्या हो गया? फॉल्स। पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक होती है। वास्तविक होती है। अब यहाँ क्या लिखा है? प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक होती है। तो ये आपको बताना है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है। और अपरिमेय संख्या में और भी बहुत सी है। तो ये कथन क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है। तुम्हें क्या होती है? यहाँ क्या आएगा? सत्य। सत्य है कथन। अब ये क्या वास्तविक कैसे बोलते हैं और ये क्या बोलते हैं? ये तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है। तो वास्तविक होती है, इसको ऐसा लिखते हैं अपन, a प्लस बी रूट सी। ये तो ये वास्तविक है और ये वास्तविक नहीं है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर यह ये साथ में कह जाती है, तो ये पूरी वास्तविक कहलाएगी। a प्लस बी अंडर रूट भाई। तो यहाँ कथन क्या है? सत्य है। ये दे दिया इसने। बस उसके बाद ये लिखना है, कथन सत्य है कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या एक क्या होती? वास्तविक होती है। होती है, ये वही लिखना है जो लिखा है, सत्य। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ m क्या है? प्राकृत संख्या है। अब देख लीजिए, अब यहाँ रो डैम है। संख्या रेखा मतलब बताया, संख्या रेखा में प्लस और माइनस और बीच में जीरो रहता है, तो वह संख्या रेखा कहलाती है। और उसमें रूट m के रूप में
प्राकृत संख्या है। क्या इस कथन सत्य है? तो असत्य है। क्यों? कि ये केवल प्राकृत संख्या और संख्या रेखा में नेगेटिव और वो आएगी, तो कथन क्या है? असत्य है। कथन क्या है? असत्य। असत्य क्या बोलेंगे? फॉल्स। ठीक है, और वही लिख देंगे इसके आगे डैश संख्या कार्य के प्रत्येक बिंदु यहाँ प्राकृत संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या को m बटे 1 लिख सकते हैं, रूट m लिखा है, तो प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहाँ m क्या है? प्राकृत संख्या है। तो रूट m की जगह रूट 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये अपरिमेय संख्या, जबकि यहाँ क्या लिखा है? संख्या रेखा, तो प्लस माइनस एक बार संख्या रेखा बताया था आपको, ये लाइन, ये 0, ये 1 2 3, और यहाँ क्या आएगा? ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, ये संख्या रेखा है। तो संख्या रेखा में ये रूट m आ गया, इसलिए असत्य है। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है, एक परिमेय होती है। देख के लिखना पड़ता है बराबर, परिमेय होती है कि गलती ना हो। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय है। देखा, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है? अपरिमेय होती है। तीसरा, वास्तविक संख्या मैंने क्या बताया था आपको? वो दोनों मिला के बनती है ये, और वास्तविक क्या है? अपरिमेय बोल रहा है, तो सिर्फ अपरिमेय ये वाला की छोड़ दिया इसने, यहाँ ये केवल रूट को बोल रहा है। तो रूट क्या होती है? अपरिमेय होती है, और वास्तविक में दोनों होती है, रियल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो कथन क्या है? असत्य है। असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या होती है धनात्मक, क्योंकि अपरिमेय संख्या क्या होती है? रूट 2 है। बस हो गया। तो ये दिया इसने, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। कथन फॉल्स या ट्रू, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है। तो अरिमेय संख्या अपरिमेय, तो अपरिमेय रूट बोलती है, तो वो भी वास्तविक संख्या है। और संख्या रेखा प्रत्येक क्या है? m के रूप में। तो संख्या रेखा में वो है, तो वो क्या हो गया? प्राकृत हो गया। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है? अपरिमेय होती है, क्योंकि अब रूट 3 रूट 2 क्या है? अपरिमेय, और यहाँ क्या बोल रहा है? वास्तविक। तो वास्तविक में ये आ जाएगा 4 5 6, उसको वास्तविक कहते हैं। तो वास्तविक को किसको कहते हैं? जैसे यहाँ पर अपन वास्तविक में लिख सकते हैं, ये 2 3 4 ये वास्तविक है। तो यहाँ नहीं आएगी, अपरिमेय अलग होती है, रूट इसलिए असत्य रहता है। अब इसके बाद दिखाएंगे अपन, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। संख्या को रूट 5 के निरूपित किया जाता है।
और क्वेश्चन लिखेंगे √5 को। क्वेश्चन दिखाओ कि √5 को संख्या रेखा में निरूपित किया जाता है। किया जाता है और √5 में नहीं निरूपित किया जाता है तो इसको कैसे करेंगे? ये 0 है, यहाँ क्या है 1, ये 2, अब इसको इसकी लंबाई कितनी मानेंगे? यहाँ 1 मानेंगे और इसकी भी कितनी मानेंगे? 1। ये और ये जो इसको मानेंगे 0, इसको क्या है A मान लेंगे और ये पर अभिलंब लेंगे तो ये 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? यहाँ क्या है संख्या रेखा 0 और इसको रेखा रूप में नहीं करता तो अपन क्या है 1 2 3 है, इधर ले देंगे तो अपन को 2 ही से मतलब है। तो यहाँ से का डिस्टेंस अपन यूनिट मतलब 1 इंग्लिश में कहते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी? 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। यदि अपन इसको 10 भागों में करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आया। तो ये टोटल मिलके कितना बच गया 1। और इस पर ये चांदी की सहायता से रख के 90 यहाँ चांदा लिखे और लंबे अभी नॉर्मल लेने अभिलंब डालेंगे और तो इतना नहीं डालना है जितना 1 लिखा है। ये 1 सेंटीमीटर जितना है इतना ही लंब डालना है। तो इसको क्या लिखेंगे अपन? B। ये B क्लियर कट हो गए? क्या आपको कोई ऐसे क्या निरूपित करना? √5 के लिए अपन ने क्या 0 माने 1 2, इसको 1 सेंटीमीटर तो कितना हो गया? वो इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे? वो इज इक्वल टू कितना हुआ? 2 और ये आगे समझ में। अब इसको और मान लो क्या है? C मान लो तो OC इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। OC इज इक्वल टू 1 और CA इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। तो टोटल 2 हो गया। अब यहाँ A बिंदु से अभिलंब खींचेंगे। A बिंदु पर BA अभिलंब खींचा, यह अभिलंब चांदा रखो ऐसा और यहाँ से 90 डिग्री का कर रहे हैं। और ये मैं लिख सकते अभिलंब खींचा चांदे की सहायता से। आपको लिखना है तो कर सकते हैं। किसे? चांदे की सहायता से। चांदा की सहायता से जी। जो कांच का होते हैं इस तरह से चांदा होता है। ये इसमें नंबर रहते हैं, यहाँ 90 डिग्री रहता है, उसी को ना अभिलंब खींचते हैं। यहाँ वो को रखे और यह 90 डिग्री, तो ये क्या है 90 डिग्री का लंब खींचा है और यहाँ 0 से। अब OB को मिलाया तो ज्वाइन क्या आ गया? ज्वाइन यानी मिलाया, OB को मिलाया। अब अपन ट्रायंगल लेंगे पाइथागोरस आदि से। पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सा पाइथागोरस प्रमेय? ट्रायंगल मानिए क्या है, ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है। तो इसमें कौन सी निकालना है? ओ बी। तो ओ बी स्क्वायर इजिकल टू क्या आएगा? ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये कहाँ पर का वर्ग? अन्य दो भुजाओं के लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको कौन सा पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ठीक है। तो इसमें वो भी निकालना है, तो अपन स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से, वो भी इज इक्वल टू क्या जाएगा? रूट आ जाएगा। अब वो की वैल्यू रखो, ओ ए कितना है यहाँ पे? 2 का वर्ग, और प्लस ए भी कितना है यहाँ? ए भी 1 है, ये लिखा है ए भी 1 है और यहाँ 1 है और ये 2 है। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 2 स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस 1 इजिकल टू क्या आ गया? √5, ठीक है। तो यहाँ ओ भी क्या हो गया? ओ भी माना। अब क्या करेंगे माना में? ओ भी ऊपर से लिख देता हूँ, नीचे आ रहा। ओ बी को त्रिज्या लेकर और ओ को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे। चाप यानी क्या होता है? आर्क, ARC, इंग्लिश में ARC बोलते हैं, ARC, आर्क। चाप खींचेंगे, तो ये क्या है? इधर जाएगा, यहाँ से इसकी त्रिज्या है, ये ऐसे चाप खींचेंगे, यहाँ पे इसको ऐसा रख के ऐसे काट देंगे ऐसा, तो यहाँ से ये इस तरह से आएगा चाप। ये इसको P पॉइंट ले लेंगे, तो ये जो P पॉइंट रहेगा वो किसको? √5 को निरूपित करेगा। चाप खींचेंगे तो संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा पर P बिंदु √5 की स्थिति को निरूपित करता है। हल हो गया ये। अब थोड़ा सा एक बार अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको, यही समझाना है जो मैंने समझाया है। तो √5 को टू शो दैट √5 इज ऑन नंबर यानी लाइन, नंबर लाइन है, संख्या रेखा में निरूपित करना है। यह निरूपित लिखा है, ठीक है। अब अपन ने क्या लिखे? इसके लिए संख्या रेखा बनाए, वो ये पॉइंट लिए 1 2 3, तो एक पॉइंट को C लिख लिए और इस पॉइंट को क्या है? A लिख दिए। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना है? 1 सेंटीमीटर ये, तो वो भी वो इक्वल टू कितना हो गया? 2, तो यहाँ इक्वल टू 2 और OC इक्वल टू क्या आ गया? 1। अब यहाँ से चांदी की सहायता से ये वाला चांदा यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से इस पे पॉइंट पे ऐसे लंब खींच देंगे, ठीक है। तो ओ बी कहलाएगा, ए बी कहलाएगा वो। तो हमको अब ओ बी क्या होगा? यहाँ से त्रिज्या लेंगे, ये लिखा है ओ बी को त्रिज्या लेकर और ओ को केंद्र मानकर। आप पहले भी लिख सकते हैं, ओ को केंद्र और ओ बी को त्रिज्या लेकर एक चाप खींचते हैं, तो बी से होकर जाता है, तो चाप काटेंगे तो क्या कहलाएगा? तो वहाँ संख्या रेखा को पर P को काटता है, संख्या रेखा पर P बिंदु √5 की स्थिति को निरूपित करता है, ये संख्या रेखा, ठीक है। तो ये पूरा सही हो गया और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे।
बस आज के लिए ये अध्याय में इतना ही है। ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट इसका अगले बार बनाएंगे। ये राजा, राजा, सालिया, ये सालिया, अरे ये हो गया ना जी, बंद करो उसको। कहाँ गया वो?